प्रदान करें। से भी आग्रह है, से भी आग्रह है और श्रीमती पानमणि सिंह मुंडा जी से भी आग्रह है, बुके प्रदान करें। कार्यक्रम की शुरुआत हम संगीत से करने जा रहे हैं। अनिल मार्डी और कमल दास की इनकी ये खुद की लिखी हुई गीत है, वो आए और प्रस्तुत करें। पार्टी हेलो ये तुम लोग अपना उन्हें पार्टी बेबुन जना को नहीं करना बेटे स्वराज सिंह जम्मू को करना विश्व तनावा मारंगुरा तलारे अतक लकार मारंगुरा तलारे अतक लकार चिको बिसम पढ़ा किदाया या बबू चिको बबू पढ़ा किदाया चिनिया यो रे बड़ी चिनिया लायो बड़ी चिना बड़ी दरा कोकाना रोइली चिना बड़ी दरा कोकाना पुना दुको परो की दावरत से को सम्मान के पुना परो की दावरत से को सम्मान हमें गो जना की मोइली हमें गो जना की todo me serpa mudam todo me suna churi todo me serpa mudam todo me suna churi dano me se disambai re oili dano me se disambai re sir अब कमल बास्ती जी से आग्रह है वो आकर अपना संगीत प्रस्तुत करें। पाने दीजिए। और अगले संगीत के लिए निर्मला जी तैयार रहेंगी। सूरज तुम आ गए हैं क्या? अच्छा हमारा नाम कमल बास्के डिस्ट्रिक्ट से आया है। सेटेलकान सोशल खर अंतरे दुर्गा को अबरन ममता को ना होटल दुर्गा दादा को दिल्ली को यहाँ को दोलोरिया कटी मित्र को तो फुल जोहार उलगुलान बाय चुकाते सांताली ते सिरिंदा इनहतना बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वा जलाधिकार सुरक्षा कमिटी बीरभूम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट
Ada kita cek horse santali cek siring aja mau. यहाँ शाहजहां में प्रोफेसर डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा जी से आग्रह है वो मंच पर चले आए। बेला बुहा शाहजहां के बेला बुहा शाहजहां के साबरा बोल रहे दिल के बुहा शाहजहां के साबरा बोल रहे दिल मासे बुहा कोयो में मासे बुहा कोयो में दोलन गाड़ी अड़ी रेजा तुलिया बुहा रेजा तुलिया बुहा मारे के मोजी पुते के या बोने छको के बुहा साना में साबरा बोल रहे दिल के अब अर्जा भोन टाइगर को पे साना में किसरगी बुहा साना में किसरगी बापू का मिलन हो बुहा बापू का मिलन हो बुहा राजको चलो उनको गे आदो बाबोन बाका को गे बुहा सानान गे सापड़ा उन रे लगे ভারতের জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি আবহাওয়া জমির তারিখে আবহাওয়া জমির তারিখে উদয় দায় ডাহার বুহা উদয় দায় ডাহার বুহা ও মা বন্ধ গে কাটা বসুল যত মন গে বুহা সানাম গে সাবরা বল রে লাগে আজুয়া তোমাসে বুয়া বেলা কমিটি গে আজুয়া তোমাসে বুয়া বেলা কমিটি গে তাইনো মাকান মান মে আবুন তাইনো মাকান মান মে আবুন মুরুম তো আবুন ভাইরি গে এরে বন কো যাই গে সময় বয়সে টেরি না ওইহারা বন যত গিয়ে ওইহারা বন যত গিয়ে জমির কাছে দিলা বুঝা জমির কাছে দিলা বুঝা বাজাও রে দিল গে सब पे या सर के गे बुझा सामान गे सबरा बोल रहे लगी गे बुझा सामान गे सबरा बोल रहे लगी गे अपना आग्रह कर रहा हूँ शहर के अधिवक्ता निर्मला शर्मा जी से वो अपना संगीत प्रस्तुत करें। सभी साथियों को जोहार। मैं आप लोग के समक्ष एक गीत बढ़ी चल संग्रामी नौजवान बढ़ी चल संग्रामी मजदूर हम में है शक्ति का खजाना संग्राम हमारा हथियार बढ़ी चल संग्रामी नौजवान बढ़ी चल संग्रामी मजदूर हम में है शक्ति का खजाना संग्राम हमारा हथियार संग्राम हमारा हथियार जब तक जामे जान है लड़ते रहेंगे हम साथ से जब तक जामे जान है
लड़ते रहेंगे हम सांसें, शहीदों के नाम पे लिए सारी बाधा तोड़ डाल होंगे कामयाब, शहीदों के नाम पे लिए हैं शपथ, सारी बाधा तोड़ डाल होंगे कामयाब। बढ़े चले संग्रामी नौजवान, बढ़े चल संग्रामी मजदूर, हम में है शक्ति का खजाना, संग्राम हमारा हथियार, संग्राम हमारा हथियार। जुल्मों का राज खत्म कर, बनाना है हमें नई दुनिया, जुल्मों का राज खत्म कर, बनाना है हमें नई दुनिया। हर एक जुल्म को तोड़ देंगे हम, आओ चले रचे हम नया इतिहास। हर एक जुल्म को रोक देंगे हम, आओ चले रचे हम नया इतिहास। बढ़े चलो संग्रामी नौजवान, बढ़े चलो संग्रामी मजदूर, हम में है शक्ति का खजाना, संग्राम हमारा हथियार, संग्राम हमारा हथियार, संग्राम हमारा हथियार। धन्यवाद निर्मला जी। बिना संग्राम और संघर्ष के कुछ भी नहीं हो सकता। तो आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम इस राज्य और इस देश की विशिष्ट साहित्यकार मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री महादेव टोप्पो जी को, वो आए और अपनी बातों को रखें। सभी को जोहार। और जनाधिकार मंच ने जो आयोजन किया है बिरसा मुंडा 150वीं जयंती के अवसर पर, उसके लिए मैं सबसे पहले आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और देश के कई हिस्सों से आए हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियों में ठंड के झेलते हुए आप लोग आए हैं, कष्ट लेकर। सारे लोगों को मैं जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। बिरसा मुंडा जी के बारे में यहाँ पर जो आपने खासकर पर लिखा, बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष, आज की परिस्थिति और हमारा फर्ज। जीवन संघर्ष के बारे में तो काफी कुछ कल भी कहा गया होगा, और आज की परिस्थिति के बारे में कहा होगा। फिर भी मैं कुछ चीजें दोहराना चाहूंगा। बिरसा मुंडा जी कैसे बिरसा मुंडा जी बने या बनाया गया। मैं बचपन में अपने पिताजी से, जब मैं 8-9 साल का था, तो उनके बारे में बहुत कहानी सुनता था। बिरसा मुंडा जी को कैसे अंग्रेजों ने हमारे बुल पर घेरा और कैसे हवाई फायर, उन्होंने नकली फायर किया। तो उनके जो बिरसा मुंडा तब तक बहुत बड़े एक अवतार के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। एक आध्यात्मिक शक्ति वाले रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। उन्होंने कहा कि आदेश दोगे तो बड़े गोलियां उनकी जो अंग्रेजों की हैं वो पानी बन जाए। तो अंग्रेज लोग हैं उस समय नकली फायर कर रहे थे, और तो धोखे में लोगों को कब्जात कर रहे थे।
कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में जब वो नीचे उतरे उनसे लड़ने के लिए तो बहुत सारे लोग भाग। एक बात ये हुई, इस तरह की बात मुझे पिताजी बताया करते थे। फिर और भी बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन सबसे पहले उनका जो परिचय हुआ वो हुआ डॉक्टर मार्क सुरेश की किताब जो है द हंगिंग डस्ट द स्टॉर्म, ऐसा नाम है कोलकाता के एक प्रकाशक ने उसको पहली बार छापा था शायद 66 या 67 में। तो उसमें मैं कभी कभी घाटशिला और उधर जहाँ मेरे पिताजी पोस्टेड थे मैं जाता था, तो मैं देखता था कि बिरसा मुंडा जी के बारे में हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं और कुमार सुरेश सिंह की किताब के बारे में बहुत चर्चा करते थे। तो जब मैंने सुना बिरसा मुंडा के बारे में इतना इतनी प्रशंसा की जा रही है, तो मैंने किताब मंगवा कर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजी जरा तो मैं उसमें 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था, तो खैर समझ नहीं सका। लेकिन किताब को देखा और पढ़ा, उसके बाद में बहुत दिनों बाद करीब 80 में दिनमान जैसी एक पत्रिका छपती थी जिसमें राधा कृष्ण जो प्रकाशन है उसका विज्ञापन छपता था। उस विज्ञापन में एक तस्वीर छोटी सी छपती थी जिसमें तीर लगाए हुए एक आदमी का ऐसा फोटो था। बताया गया था कि एक आदिम समाज का मनुष्य बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे और अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी थी, ऐसा बताया जाता था उस विज्ञापन में। तो पहली बार बिरसा मुंडा के बारे में तो उपन्यास जो महाश्वेता देवी ने लिखा था उससे परिचय हुआ विज्ञापन के माध्यम से। फिर मैंने उसको मंगवाया, हालांकि उसमें मैं डाल्टनगंज में था और जहाँ पर रहता था तो वो सारे लोग जब पता चला कि बिरसा मुंडा जी के बारे में किताब है तो सारे लोग जो वहां पर हमारे मित्र थे रामेश्वर जी वो बोले नहीं मैं करवाने पढ़ा था, और उन्होंने मुझसे लिया और फिर वो मेरे पास किताब वापस नहीं आई। फिर बाद में मुझे वो दूसरी किताब मंगवानी पड़ी। तो ये कहने का मतलब ये है कि बिरसा मुंडा जी का नाम 80 के आसपास प्रसिद्ध हो चुका था। क्यों प्रसिद्ध हुआ था? क्योंकि जब महाश्वेता देवी जो बंगाल की बहुत बड़ी लेखिका रही है, उन्होंने कुमार सुरेश की किताब को आधार बनाकर उपन्यास लिखा था बंगला में अरण्य अधिकार के नाम से। अरण्य अधिकार को 1979 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है और साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलने के बाद उसका हिंदी और अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद होता है, गुजराती, मराठी और कन्नड़ या तमिल वगैरह में। और वो जो बिरसा मुंडा का जो नाम है पूरे देश में जहाँ भी आदिवासी हैं या जितने भी आदिवासी संघर्ष से जो लोग रुचि रखते हैं वो पूरे देश भर में महाश्वेता देवी के उपन्यास के माध्यम से उसको जानने लगे। और मुझे तब बहुत अच्छा लगा जब 1994 में मैं छत्तीसगढ़ में गया था। छत्तीसगढ़ में वहां मेरी पोस्टिंग थी एक बहुत छोटे से शहर में, शहडोल में। तो शहडोल में क्या हुआ कि वहाँ ST SC LIC के लोगों ने एक कार्यक्रम रखा और बोला कि दादा आप मैं गया। तो वहां पर एक हमारे मीना जी थे जो राजस्थान से थे और वो वहां पर आकाशवाणी में काम कर रहे थे। तो वो उन्होंने जो कहा उन्होंने सबसे बड़े अभिवादन किया वहां पर। तो अम्बेडकर दिवस के उपलक्ष्य में वो कार्यक्रम था, लेकिन वहां पर उसने जब संबोधन किया तो वो संबोधन था जय भीम जय बिरसा। तो भीम, जय भीम और जय बिरसा ये दोनों का मिलन मैं पहली बार वहां पर देखा। नहीं तो पहले कार्यक्रम होते तो वहां पर जय भीम नहीं सुनता था, लेकिन जय भीम के साथ जय बिरसा भी उस समय साथ साथ जुड़ते हुए था। तो इस तरह बिरसा जी जो हैं
एक दलित और आदिवासी समुदाय के बीच एक नायक के रूप में उभरने लगे थे। और उसी समय मुझे पता लगा कि 80 के बाद, जैसे कि मैं बताया कि जो हिंदी में इसकी किताबें हैं और दूसरी भारतीय भाषाओं में, तो इसका सबसे ज्यादा असर मैंने देखा कि महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में एक कवि थे भुजंग मिश्रान जी। तो भुजंग मिश्रान जी की उनकी जो पहली कविता संग्रह 84 या 85 में छपे, 85 में, तो उस कविता संग्रह का शीर्षक ही था उर्गुलान। तो अब देखिए उर्गुलान है हमारा बिरसा मुंडा का दिया हुआ, वो 500 से चलता है, प्रसिद्ध होता है। वो उर्गुलान मराठी भाषा में वो स्थापित हो जाता है और वहां का कवि उससे इतना प्रभावित होता है, उसका शीर्षक ही उर्गुलान देता है। इसी तरह पूरे देश में, चाहे गुजरात में हो, राजस्थान में हो, केरल में हो, इधर पूर्वोत्तर में हो, ये बिरसा मुंडा जी लगातार उनका नाम कहते जाते हैं। वहां से यहाँ एक बार कार्यक्रम में आते हैं, उनकी इच्छा होती है कि मैं यहाँ जो बिरसा मुंडा जी का स्टेचू जो है, मूर्ति है, उसे देखने जाओ। तो उन्होंने जाकर जब वहां देखा तो उसके बंधे हुए हाथ देखे तो उनको बहुत तकलीफ हुई। तो बोले कि उसने कौन कलाकार ऐसा बनाया कि उसने बंधे हाथों से लिखा था। उसके बाद उसने लिखा, दोबारा भी लिखा, मेरे को प्यार दिया और बहुत उनकी जो हथकड़ी थी, वो जो स्टेचू आप रेनू में देखते हैं अभी, तोड़ दे। इसके बाद में संविधान सभा में बिरसा जी की तस्वीर लगाई गई। उसके बाद क्या होता है, बिरसा मुंडा जी पर हमारे झारखंड में बहुत सारे सिनेमा बनते हैं, बांग्ला में भी सिनेमा बनता है, उसमें उसका नाम भूल गया। तो उसके मलयालम के तमिल में बिरसा मुंडा जी के बारे में उपन्यास लिखा गया। मैं उसका तमिल उच्चारण नहीं था, मलय कमदवन ऐसा कुछ नाम है उस उपन्यास का था। तो इस तरह से देखिए कि आप बिरसा मुंडा जो है पूरे देश भर में आदिवासियों के बीच ही नहीं, गैर आदिवासियों के बीच में भी उनका जो संघर्ष है वो सारे लोगों को प्रभावित करता है। और एक धीरे 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 बिरसा मुंडा जी का एक अखिल भारतीय छवि जो सिर्फ झारखंड में सीमित थी, है ना, वो पूरे देश में फैल जाती है। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। खैर इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सारी चीजें होती हैं। इस तरह से जो बिरसा मुंडा का जो ताकत था, वो जो संघर्ष था, इस सत्ता के खिलाफ वो जो संघर्ष कर रहे थे, क्यों संघर्ष कर रहे थे? सिर्फ लोग कहते हैं कि जल जंगल जमीन की बात करते हैं, मैं उससे आगे बढ़कर बात करता हूँ। सिर्फ जंगल जंगल जमीन की आदिवासी लड़ाई नहीं करता, वो उसके आगे जमीर और जवान की भी बात संघर्ष करता है। जमीर आत्मसम्मान, आदिवासी आत्मसम्मान, इस धरती का आत्मसम्मान, इस जंगल का आत्मसम्मान, उसके लिए भी वो संघर्ष करता रहा। लेकिन उसको इस दृष्टि से कम देखा जाता है कि आदिवासी का स्वाभिमान या कहिए कि आत्मसम्मान को कम आंका जाता है और जल जंगल जमीन तक ही सीमित कर दिया जाता है। तो उसको उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसके अध्यात्म और उसका जो प्रकृति से जो उसका जीवन का जुड़ाव है, उसको समझा जाना चाहिए। पूरी दुनिया में जो आदिवासी हैं, चाहे वो रेड इंडियन हो, चाहे अफ्रीका का आदिवासी हो, चाहे यूरोप में रहने वाले आदिवासी हो, चाहे फिलीपींस में रहने वाले आदिवासी हो, या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, सभी का देखिए वो धरती से, प्रकृति से उनका एक आत्मीय रिश्ता है। जो सभ्य समाज क्या है? सभ्य समाज जो है हमारे जंगल जमीन को एक भौतिक रूप में देखता है। अंग्रेजों के साथ बिरसा मुंडा जी का संघर्ष क्या था कि वो उसको भौतिक रूप में देख रहे हैं और उसके बाद वो इस तरह का सिस्टम बना
दिया था जहाँ की आदिवासी का शोषण हो रहा था। तो क्योंकि आदिवासी धरती को, प्रकृति को, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, झील, झरने को अपना मानता है, अपना सगा मानता है, इसलिए उसको तकलीफ होती है। इसलिए मैं रेड इंडियन भी विरोध करता हूँ, और न्यूजीलैंड का आदिवासी भी विरोध करता है, हमारा झारखंड में विरोध करता है, कहीं नहीं। तो इस चीज को आज की तारीख में पूरे विश्व में इसकी समझदारी बढ़ रही है। ओके, बार बार स्टडी हो रहा है कि भाई आदिवासी क्यों इतना विरोध करता है। उस समय से अंग्रेजों जो स्वतंत्रता की लड़ाई यहाँ हम पढ़ते हैं कि 1857 में हो, लेकिन हमारे यहाँ तो आदिवासी 100 साल पहले आदिवासी ने अंग्रेजों से शुरू कर दिया सब कुछ। तो वो क्या था, उसकी स्वायत्तता पर प्रभाव रहा है, उसके आत्मसम्मान पर प्रभाव रहा है। वो जो खेत जोत कोड़ कर बनाता है, उसको पैसे के रूप में देखने की जो नीति थी, या लाभ कमाने की जो सरकारी नीति या अंग्रेजी नीति थी, औपनिवेशिक नीति थी, उसके खिलाफ हमारा जो आदिवासी है यहाँ लड़ा, और बहुत जबरदस्त जंग से लड़ा, और ये सारी चीजें दुनिया भर में फैल रही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आज की परिस्थिति, वही मैं आज की परिस्थिति बता रहा हूँ कि 100-200 साल पहले जो बातें थी वो आज भी लगभग उसी तरह बरकरार है। हालांकि अभी थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ है कि आदिवासी की बातों को समझने की कोशिश की जा रही है कि वो क्यों इतना विद्रोह करता है। बहुत पहले जो राम माधव है उसका एक लेख पढ़ा था जनसत्ता में कि आदिवासियों में ही इतना विद्रोह क्यों, तो मैंने उसको प्रतिकार करते हुए जनसत्ता में एक लेख लिखा, तो क्यों उसके वो इतना विद्रोह करते हैं, उसका कारण बताया कि भाई सिर्फ आदिवासियों में विद्रोह था कि आप अभी आदिवासी को कभी आदमी समझा ही नहीं। आदिवासी के विकास की बात करते हैं, उसको शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन हर चीज आप सोचते हैं। कभी आपने आदिवासी से कभी नहीं पूछा कि भाई आपकी मंशा क्या है, आपको किस तरह का विकास चाहिए, ये आज तक नहीं पूछा। आज की तारीख में भी चाहे पैसा कानून हो या जो कुछ भी हो, आज भी लागू नहीं है, लेकिन सभी चीज सरकार घोषणा करती है कि मैं आदिवासियों के लिए कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ विकास के लिए, ये कर रहा हूँ शिक्षा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब संविधान में उनके हक अधिकारों की सुरक्षा के लिए इतनी बातें कही जाती हैं, आप जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, तो उनको जो उनके लिए जो कानून है हित सुरक्षा के लिए, आप उसे लागू करने में शर्म क्यों आती, सवाल है। तो मेरा आज की परिस्थिति में यह है कि जो आदिवासियों के हित सुरक्षा के लिए जल जंगल जमीन, जैसा कि मैं बोला जमीर और जवान, मतलब उनकी भाषा और सम्मान के लिए जो भी प्रोविजन लगे हैं कानून में या संविधान में, उसको जरूर लागू किया जाना चाहिए। उसके लिए सिर्फ कानून बना के उसको पढ़ने पर चिंता देने से नहीं है। और हमारा फर्ज क्या है, ठीक है हम ऐसे आयोजन करें, हम बात विमर्श करें, और उसके बारे में हम भी लिखें, अपनी बातें कहें, लगातार कहें, हम नाटक के माध्यम से कहें, गीतों के माध्यम से कहें, अपनी कहानी के माध्यम से कहें, सिनेमा के माध्यम से कहें, अपनी कला के माध्यम से कहें। हमारे एक मित्र है CR हेमराम, तो हालांकि वो बिरसा मुंडा थे, उन्होंने संताल विद्रोह का जो सिद्धू कानून था उसका जो है चित्र बनाया, और वो पूरे संताल समाज में पॉपुलर हुआ। आज हम देखते हैं कि ये जो हमारा बिरसा मुंडा का चित्र है ये पूरे हिंदुस्तान में फैला है। तो आज हमको उनके बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानने की जरूरत है। और बिरसा मुंडा जी ने जो उस समय के जो गीत गाए, जो परिस्थितियां थी, उसको बार बार
आज की परिस्थिति में देखने और समझने की जरूरत है। तो हमारा फर्ज ये है कि हम बिरसा मुंडा को उस समय की तत्कालीन परिस्थिति थी तब भी हम संघर्ष कर रहे थे, और 100 साल गुजर गया, 100-150 साल गुजर गया, तब भी हमारी परिस्थिति वैसी थी। तो भाई ठीक है, उस समय तो अंग्रेज था, लेकिन आज हमारे देश में 75 साल आजादी के गुजर चुके और हमारी स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ? सवाल ये है। इसलिए आप सवाल खड़े कीजिए, सवाल पूछिए, एकजुट होइए, बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाइए, सारा कुछ मनाइए, लेकिन साथ ही साथ वो सवाल भी कीजिए, गीत गाकर, नाटक लिखकर, कहानी लिखकर, सिनेमा देखकर, उसके बारे में स्टेच्यू बनाकर, उसके बारे में संघर्ष के बारे में चित्र कहानी बताइए। ये सारे चीज उसको लगातार कीजिए। तो जो हमें नहीं मिला है, हो सकता है कि हमें नहीं मिले, लेकिन हमारे आने वाले को, पीढ़ी को वो अधिकार जरूर मिले। इस उम्मीद के साथ मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और आज उनको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। पुनः आप सभी जो बिरसा मुंडा जी ने योगदान शुरू किया था, वो योगदान 150 साल बाद भी आगे भी जारी रख रहे हैं। यह संकल्प लेकर यहाँ से अपने घर लौटे। सभी को जोहार। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप साहित्य के माध्यम से अलग जगा रहे हैं पूरे देश के अंदर। मैं जानता हूँ, हम लोग जानते हैं, कई जगहों पर, कई मंचों पर जाकर आपने इस तरह से बातों को उठाया है। लेख भी आपके आते रहते हैं। आपने हमारा मार्गदर्शन किया है। हम इस पर विचार करेंगे। हम जानते हैं समाज के लिए जितना जरूरी है गेहूं, उतना ही गुलाब। गुलाब संस्कृति का प्रतीक, गेहूं हमारी मोस्ट जरूरत का प्रतीक। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विशिष्ट इतिहासकार आदरणीय सर प्रोफेसर डॉक्टर अशोक मंडल जी को, जो विनोबा विश्वविद्यालय से इतिहास के एचओडी के रूप में रिटायर किए हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूं, आए और संबोधित करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित व्यक्तित्वगण और इस सभागार में उपस्थित विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रतिनिधिगण, आज विश्व के ऐसे शख्सियत पर हम लोग चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिन्हें 2 दशक पहले तक लेखन में, इतिहास में बहुत सीमित करके रखा था, लेकिन महान व्यक्तित्व कर को सीमित करके बहुत दिनों तक नहीं रखा जा सकता। और आज जब उनकी जयंती के 150वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तब रांची की धरती पर ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न कोने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में बिरसा जयंती का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए मैं सबसे पहले आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि बृहद झारखंड के लिए जो संघर्ष हुए हैं
और बृहद झारखंड की धरती, जिसमें झारखंड ही नहीं, उड़ीसा भी, बिहार भी, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, बंगाल के कुछ भाग सम्मिलित थे। ये धरती पूरे भारतवर्ष में विद्रोहों की श्रृंखला की धरती रही है। जितना अधिक विद्रोह इस धरती पे हुआ है, देश के किसी भी राज्य में इतने विद्रोह नहीं हुए हैं, जिसकी शुरुआत तिलका मांझी विद्रोह से शुरू होता है। हो विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, विद्रोहों की श्रृंखला नहीं है। लेकिन उन सभी विद्रोहों में से सबसे गहरी पैठ रखने वाला विद्रोह, जिसको आप बिरसा का उलगुलान के नाम से जानते हैं, उसकी सबसे अधिक गहरी पैठ है। और विश्व में भी सबसे अधिक चर्चा बिरसा के उलगुलान की होती है। सवाल उठता है क्यों? बिरसा में ऐसा क्या था? बिरसा की शख्सियत क्या थी? इसको समझे बिना हम बिरसा के उलगुलान को भी अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। इसलिए इस सेमिनार के प्रथम भाग को बिरसा का जीवन संघर्ष पर पहले चर्चा करेंगे और इतिहास के अंतर्विरोधों को भी देखेंगे। आप सभी लोग जानते हैं इस बात को कि बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। यह आम धारणा है, लेकिन जो जनजातीय परंपरा देखते हैं, मुंडा जनजातियों की परंपरा देखते हैं, उसमें बच्चा जब जन्म लेता था और उसका नामकरण संस्कार होता था, तो जिस दिन बच्चा जन्म लेता था उस दिन के नाम पर उसका नामकरण होता था। और उस हिसाब से 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार था, क्योंकि बृहस्पतिवार को ही वीरवार या बिरसा कहा जाता है। लेकिन यदि शोध करेंगे तो आप देखेंगे कि 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार नहीं था, उस दिन सोमवार था। तो दिन के हिसाब से चाहे सोमवार नाम रहता या सोमवार नाम रहता या और कुछ नाम रहता, लेकिन कैलेंडर को आप देखेंगे तो ये पीरियड 1866 या 1877 होता है। 15 नवंबर और बृहस्पतिवार का दिन यदि मान लेते हैं तो ये 1866, 66 या 1877 होता है। ये इतिहास के पन्नों में कुछ इतिहासकारों के द्वारा दर्ज किया गया है। और उनका जन्म स्थान उलिहातू को माना जाता है और उलिहातू में ही सारे फंक्शन भी किए जाते हैं। लेकिन बिरसा का जन्म कुछ इतिहासकार चलकर को मानते हैं। क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी हूं तो मैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण को भी आपके समक्ष रखना चाहूंगा। और बिरसा के पिता सुब्रा मुंडा और माता करवी मुंडा बिरसा को शिक्षा दीक्षा और भरण पोषण के लिए अपनी मौसी के पास से उलिहातू भेजे, जहां उलिहातू में वो बिरसा भेड़ बकरियां चराया करता था। और बचपन में ही एक कलाकार उनके अंदर जन्म लेता है, बांसुरी वादन का। कहते हैं कि जब बांसुरी बजाने लगता था बिरसा,
तो भेड़ बकरियां और गाय भैंस जो भी चरते रहते थे वो वहां ठहर से जाते थे, और वो इतना तल्लीन हो जाता था कि वह भूल जाता था कि मैं भेड़ बकरियां चराने आया हूं। और उसी क्रम में एक दिन उनकी एक बकरी चोरी हो गई। प्रणाम हुआ कि मौसा जी, जब घर लौटा बिरसा तो उसके मौसा जी काफी डांट फटकार किए कि तुम कैसे बकरी चला रहा था कि चोरी हो गया, और तब फिर वो चलकर चले आते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है, एक कलाकार का जन्म हम उनके बचपन में ही देखते हैं जब वो 4-5 साल 6 साल के थे। बुर्ज नामक स्थान पे उनकी प्राइमरी शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा जिसको कहते हैं। और बिरसा जो स्कूल ईसाई मिशन का स्कूल था, बिरसा जी के पूर्वज ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुके थे, और इसलिए बिरसा का भी बुर्ज में ही बपतिस्मा संस्कार होता है, और जिसमें बिरसा का नाम दाऊद रखा जाता है। बिरसा बचपन से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट के रूप में मिशन के पादरी के द्वारा देखे जाते थे, इसीलिए उन्हें और ऊंची शिक्षा के लिए लूथरन मिशन चाईबासा के स्कूल में भेज दिया गया, और वहीं छात्रावास में रहते थे। ये मिडिल स्कूल की शिक्षा के लिए उन्हें भेजा गया था, लेकिन यहीं से विद्रोह का प्रस्फुटन देखने को मिलता है, जब आप सभी लोग जानते हैं कि जनजाति अपने धर्म के लिए या विभिन्न कार्यों के लिए जमीनें देते हैं, और पहले तो सामूहिक खेती भी होती थी। जब खुटकट्टी प्रथा थी तो सामूहिक खेती होती थी, सब लोग मिलकर खेती करते थे। तो वो जो जमीनें दी जाती थी, इसलिए सही महादेव जी ने कहा कि जल जंगल जमीन का ही प्रश्न नहीं, जमीन की सुरक्षा का भी प्रश्न। तो ईसाई मिशन के द्वारा ले लिया जाता था और उसको अपने कार्य में लगाया जाता था, जिसका विरोध मिडिल स्कूल के छात्रावास में रहते हुए ही बिरसा ने विरोध किया। परिणाम हुआ कि बिरसा को स्कूल से निकाल दिया गया। उसमें उनकी आयु मात्र 15 वर्ष थी। इनका व्यक्तित्व में परिवर्तन कैसे कैसे होता है और निखार कैसे कैसे आता है, इसको देखने का प्रयास करेंगे आप कि 15 वर्ष की आयु में वह फिर वापस चलकर चला आता है और रोजी रोटी की तलाश में इधर उधर भटकता है। वहीं बंदगांव एक जगह है खूंटी जिले में, बंदगांव में उनकी भेंट होती है आनंद पांडे से, और लूथरन मिशन स्कूल से निकाले जाने के बाद वह ईसाई धर्म को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। और आनंद पांडे जो वैष्णवी थे, वहां से इनके रहन सहन और जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है। आनंद पांडे से उन्होंने रामायण, महाभारत, दर्शन, नीति शास्त्र इत्यादि की शिक्षा ग्रहण करते हैं और 3 साल तक लगभग उनके संपर्क में ही रहते हैं। उसके बाद बिरसा जब चलकर लौटते हैं तो उनका वेशभूषा परिवर्तित हो गया रहता है, अर्थात सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण बिरसा के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। वह बिरसा के चलकर गांव में एक नीम का विशाल पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे आप भगवान बनने की दिशा में कैसे आगे बढ़ते हैं। भगवान भगवान तो कहते हैं, लेकिन क्यों भगवान कहते हैं उस चीज को जानना वो ज्यादा जरूरी है। तो वह नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाया करते थे और उनका वेशभूषा पीला वस्त्र पहनते थे, खड़ाऊ पहनते थे और नीम पेड़ के नीचे ही बैठकर उपदेश देने का काम करते थे। इसकी चर्चा बहुत कम होती है। उपदेश देने का कार्य करते थे। यह उपदेश क्या था उसको समझने की जरूरत है। जहां की ईसाई धर्म का त्याग किया,
वहीं तथाकथ सनातन धर्म का जो आज प्रचार चल रहा है उसको भी कैसे छोड़ते हैं। और इतिहास में जहां सम्राट अकबर को का इलाही या सम्राट अशोक का धम्म का अध्ययन किया जाता है, वहीं बिरसा ने अपना धर्म का प्रचार किया, अपना धर्म बनाया, जिसमें यह कहा गया और सादा जीवन उच्च विचार के तहत उन्होंने मांस मछली का त्याग किया, मदिरा हांडिया का त्याग किया, और जो कुरीतियां थी, भूत प्रेत डायन ग्रहण, इन तमाम चीजों का विरोध बिरसा ने किया। और इसलिए बिरसा के इन विचारों को जो लोग मानने लगे वो लोग बिरसाई कहलाते। और इसी पीरियड में हैजा का प्रकोप फैलता है। हैजा का जब प्रकोप फैलता है तो बिरसा बिना अपनी जान की परवाह किए हुए, राजनीतिक आंदोलन बाद में होता है, पहले ये चेतना जागृत की जाती है मुंडा जनजातियों के बीच, अपने समाज के लोगों के बीच। वह हैजा प्लेग जो फैला, गांव के गांव की स्थिति खराब होने लगी, वह गांव गांव जाकर सेवा शुश्रूषा करना और कुछ जड़ी बूटियां खिलाना, ये सारे चीजें वो करना शुरू किए। इसका परिणाम हुआ कि लोग अच्छे होते गए और बिरसा को अब वो चमत्कारिक व्यक्तित्व के रूप में देखना शुरू किया जाता है। और मुंडा जनजातियों के बीच वो अब भगवान बिरसा के रूप में वो परिवर्तित होते हैं। और ये मान्यता हो गई थी कि किसी का बच्चा बीमार हो, किसी की बच्ची बीमार हो, कोई बीमार हो, यदि बिरसा छू दे तो वह ठीक हो जाएगा। ये बिरसा का चमत्कार था। और इसी समय से इंसान बना भगवान के रूप में माना जाने लगा। और बिरसायतों की संख्या काफी धीरे धीरे तेजी से बढ़ने लगी। वो चाहे सिंगमुम का इलाका हो, चाहे वासा का इलाका हो, चक्रधरपुर का इलाका हो, खूंटी जिला इंटायर हो, अप टू रांची, बड़े पैमाने पर बिरसायतों की संख्या बढ़ती चली गई। और ये 90 से लेकर 1895 तक का दौर था। 1895 तक लगभग 60 जत्था बिरसा ने तैयार कर लिया था। और एक एक जत्थे में सैकड़ों लोग थे। और वे लोग थे, समय कम है इसलिए बहुत ज्यादा विस्तृत मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जस्ट टच करते हुए मैं निकल रहा हूं इतिहास को, कि 1895 तक 60 जत्थे, जिसमें एक एक जत्थे में सैकड़ों मुंडा जनजाति के लोग हुआ करते थे। 60 जत्थे तैयार हुए जो अपने समाज के लिए, अपनी सरजमी के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपनी पहचान के लिए जीवन देने के लिए भी तैयार रहता था। लेकिन इस समय तक बिरसा हथियार उठाने की बात नहीं कर रहा था। 1895 का काल था जब बिरसा वन बकाया के खिलाफ आवाज उठाया। महादेव जी ने पहले ही चर्चा किया है कि कई एक्ट, वन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट बन चुके थे, और जिसमें जंगलों पर, पहाड़ों पर आदिवासियों के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर टैक्सेस लगाए जा रहे थे, विभिन्न नामों पर कर लगाए जा रहे थे। वन कर का बकाया, जैसे आज कृषकों के द्वारा आंदोलन होता है,
तो किसानों के कर्ज माफी के आंदोलन होते हैं। उसी तरह से वन का जो कर्ज था उसका माफी का आंदोलन 1895 में बिरसा ने आंदोलन शुरू किया। क्योंकि धार्मिक परिवर्तन के कारण, धार्मिक पुनर्जागरण के कारण पूरे क्षेत्र में बिरसा को भगवान के रूप में देखा जाने लगा था और बिरसा की एक आवाज को, और वहीं बिरसा ने कहा था कि एक ही देवता को मानो और वह है सिंह भूमा, और किसी की जरूरत नहीं है भूत प्रेत डायन विषाहीन मांस मदिरा का त्याग करो। इससे जो एक पुनर्जागरण हुआ और कंसंसस लोगों में आया, और इस बीच टैक्सेस नहीं देने पर जमींदारों के द्वारा जमीनें कब्जा कर ली जाती थी और तीन का गठजोड़ हुआ उस समय देखा जाता है। एक ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश हुकूमत, दूसरा ईसाई मिशन और तीसरा जमींदार, और उसके साथ जोड़ लिया जाता है महाजन, साहूकार, जो कर्ज देते थे, कर्ज नहीं चुकाने पर जमीनें अपने दखल में ले लेते थे। और जमींदारी कानून के तहत आदिवासियों की जमीनों पर, और इतिहास ये बतलाता है कि आप रांची से लेकर सिंहभूम तक के क्षेत्र को देखेंगे तो जमींदारी व्यवस्था के तहत गैर आदिवासियों को जमींदारी दे दी गई, और जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन नीलाम होने लगी और जमींदारों के द्वारा कब्जा किए जाने लगे। तो बिरसा ने वन बकाये के खिलाफ अहिंसक आंदोलन छेड़ा, जगह जगह विरोध शुरू हुआ, जगह जगह आंदोलन शुरू हुए। ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा उसका दमन चक्र चलाया गया, सैकड़ों लोग गिरफ्तार कर लिए गए, उन पर फर्जी मुकदमे डाले गए। बिरसा को 9 अगस्त को चलकत में उसके घर पर रात्रि में छापा मारा गया, गिरफ्तार किया गया। लेकिन बिरसाइतों की संख्या उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया और अंग्रेजी पुलिस को वहां से भगा दिया और बिरसा को मुक्त करके ले चले। फिर 16 अगस्त 1895 को बिरसा को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, फिर भी गिरफ्तार नहीं कर सका। तब बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स और अंग्रेज अधिकारी, पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी, वो लोग 24 अगस्त 1895 में मध्य रात्रि में बिरसा के घर को चारों तरफ से घेरने के बाद और चुपके से बिरसा को गिरफ्तार किया जाता है और लेके चलाया जाता है जेल पहले, और उसके बाद रांची जेल। और उसमें और कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं और सबों को सजा सुनाई जाती है, जिसमें 2 साल की सजा दी जाती है बिरसा को। और बिरसा का दर्शन, बिरसा की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह पूरे रीजन में फैला और बिरसा का दर्शन करने के लिए, देखने के लिए हजारों हजार की तादाद में रांची जेल आना शुरू किए। तो यहाँ से बिरसा को सजा सुनाने के बाद हजारीबाग जेल में शिफ्ट कर दिया गया और 2 वर्ष तक बिरसा हजारीबाग में रहे, 1895 से लेकर 1857 के अंतिम तक। और उसी बीच 1897 में महारानी विक्टोरिया का हीरक जयंती मनाया जा रहा था, जिसमें भारतवर्ष के विभिन्न जेलों से बहुत लोगों को मुक्त करने का आदेश हुआ था। बिरसा का 2 साल का लगभग पूरा हो चुका था सजा, और हीरक जयंती भी आया सामने, तो बिरसा को जेल से रिहा कर दिया गया, हजारीबाग जेल से। और 1897 के बाद वह 2 वर्षों तक लगातार सिंहभूम का क्षेत्र हो, चाईबासा का क्षेत्र हो, चक्रधरपुर का क्षेत्र हो, खूंटी, तोड़पा, बुंडू, बेड़ो,
तमाम क्षेत्रों में, विभिन्न गांवों में, और इस समय भी हैजा फैल। तो 97 में गांव गांव घूमकर विरसा जहां लोगों की सेवा करने लगे और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ अब सामाजिक और धार्मिक के पुनर्जागरण के बाद वह राजनीतिक आंदोलन में टर्न अप करते हैं तमाम अपने फॉलोअर्स को जो मिसाइल थे, और वो कहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। उसके पहले से इतिहास में यह दर्ज है कि सरदार आंदोलन चल रहा था 1950 के बाद से 1857 की क्रांति के बाद से ही, लेकिन वह कोई प्रभावकारी रूप नहीं ले सका था। तो 1895 तक आते आते सरदार आंदोलन के तमाम नेता बिरसा को अपना नेता मान लेते हैं, और बिरसाई तो थे ही। इसका तात्पर्य यह था कि पूरा क्षेत्र जो है बिरसा के अनुयायी बन चुके थे, और ये अंग्रेजी हुकूमत समझ रही थी, इसीलिए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। अभी तक उन्मूलन की घोषणा बिरसा नहीं करते हैं, अहिंसक आंदोलन ही वो चलता है। लेकिन 1897 से 1899 तक सरदार आंदोलन में अंतर्द्वंद चलता रहता है, और उस अंतर्द्वंद में था कि हम लोग कितना बर्दाश्त करेंगे अंग्रेजों को, इसके दमन चक्र को कितना बर्दाश्त करेंगे, हमें भी सशस्त्र संग्राम छेड़ना चाहिए। बिरसा लोगों को रोके हुए थे, और अंग्रेज दमन चक्र बढ़ाते चले जा रहे थे। होता है ना कि पानी को गर्म कीजिए तो एक ही बार नहीं खौलता है, धीरे धीरे वह गर्म होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो वह खौलना शुरू होता है। तो बिरसा 1897 से 1899 तक 30 नवंबर 1897 को रिहा होते हैं, और उसके बाद 2 वर्षों तक घूमते हैं। 1898 के नवंबर दिसंबर माह में लगभग डोम्बारी पहाड़ी बिरसा का उन्मूलन, डोम्बारी पहाड़ी का जिक्र ना हो तो बिरसा के उन्मूलन को बिल्कुल ही नहीं समझा जा सकता। डोम्बारी पहाड़ी पर 1898 में बैठक होती है, मुंडा सरदारों के अग्रणी भूमिका दी गई थी, और वो समीक्षा की जाती है, और वहां दुश्मन तय किए जाते हैं कि हमारा दुश्मन कौन होगा, किसके खिलाफ हमें लड़ना है। खूंटी जिला, इन खूंटी जिला डोम्बारी पहाड़ी पर बिरसा का वहां मेमोरी में लगा हुआ है, और कुछ ऐतिहासिक बातें लिखी गई है। डोम्बारी पहाड़ी को ऐतिहासिक और आदिवासियों की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में माना जाता है। तो डोम्बारी पहाड़ी पर बैठक होती है, और उस वक्त तमाम सरदार आंदोलन के नेतागण बिरसा से आग्रह करते हैं कि सशस्त्र संग्राम अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया जाए, और बिरसा उसको रोकते हैं कि नहीं, अभी अहिंसा, अंग्रेजों के खिलाफ जगाने की जरूरत है। लड़ाई छेड़ देने से ही नहीं बल्कि उसको जीतना भी पड़ेगा। इसलिए 1899 का वर्ष चला आता है, उसके अंतिम वर्ष में, जहां 1899 के दिसंबर में फिर डोम्बारी पहाड़ी पर सरदार एकत्रित होते हैं, और वहां तय किया जाता है कि अब अंग्रेज अहिंसा के रास्ते को नहीं मानने वाले हैं, अहिंसा के रास्ते से हमारी मांगों पर विचार करने वाले नहीं हैं।
जहां राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का। तो बिरसा के व्यक्तित्व में एक पार्ट यह देखते हैं 1899 तक का कि बिरसा अहिंसक है, नॉन वायलेंस। लेकिन 1899 के दिसंबर से बिरसा के व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है और यह परिवर्तन उस समय की काल परिस्थिति के परिणाम स्वरूप आता है कि अब अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष होगा। दैट इज कॉल्ड उलगुलान, उसे उलगुलान कहा जाता है जब वो सशस्त्र संघर्ष का नारा देते हैं। और इस संघर्ष में जो 60 जत्थे थे उन लोगों को निर्देश दिया जाता है कि जहां अंग्रेजी हुकूमत हमारी जनजातियों को, हमारे समाज के लोगों को परेशान करता है, उस पर दमन चक्र चलाता है, उनकी बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, तो उसका जवाब उसी रूप में दिया जाना चाहिए। और अंग्रेजों के किसी भी कानून को हम मानने वाले नहीं है। अंग्रेजों का राज खत्म मानते हैं और हमारा राज्य कायम है। हम अंग्रेजों के अफसरों के कोई बात को नहीं मानेंगे, न टैक्स देंगे, न लगान देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। ये देश हमारा है, ये राज्य हमारा है, ये जमीन हमारी है। अंग्रेजों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं। यह उलगुलान, इसे उलगुलान कहा गया और उलगुलान इसको नाम दिया गया बिरसा के। 24 दिसंबर 1899 का वह दिन एक साथ 24 दिसंबर 1899 में एक साथ 60 जत्थों के द्वारा बुंडू हो, तमाड़ हो, बेड़ो हो, चकिया हो, सिंहभूम का इलाका हो, चकधरपुर हो, तमाम जगहों पर आक्रमण किया जाता है। इस पर अंग्रेजी हुकूमत के प्रशासनिक ऑफिसर्स पर, मिशनरीज के चर्चेज में ये भी हुआ। जो बड़े बड़े अधिकारी थे उन पर आक्रमण किया जाता है, उनके घरों पर आक्रमण किया जाता है। और इस तरह से पहली बार अंग्रेजी हुकूमत के अफसरों, सरकारी अमला, सरकारी लोगों के बीच वो भगदड़ मचनी शुरू होती है। परिणाम होता है कि चाईबासा से लेकर रांची तक 500 वर्ग मील के बीच सेना को उतार दिया जाता है, सैनिकों को उतार दिया जाता है। यहाँ की पुलिस से संभाल नहीं सकी बिरसा को और बिरसा की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी होने लगी। बिरसा का आप लोग जानते होंगे संघर्ष गुरिल्ला वार का, विभिन्न केंद्र बनाए हुए थे और जंगलों में विभिन्न शिविर बनाए हुए थे जहां चलाए जाते थे और प्रशिक्षण दिया जाता था। तीर, धनुष, भाला, बर्छा, ट्रेडिशनल हथियार तो यही थे जनजातियों के। ये घटना आती है जनवरी की, और जनवरी में फिर डोंबारी पहाड़ी पर बड़ा जमायत होता है। मुंडा जनजाति के विभिन्न जत्थों के लोग वहां पहुंचते हैं सैकड़ों की संख्या में। 8 फरवरी का दिन, 8 फरवरी 1900, वो लोग जमे हुए थे, वहां मीटिंग कर रहे थे। अंग्रेजी सेना डोंबारी पहाड़ी को चारों ओर से घेर लेती है और चेतावनी देती है बिरसा और बिरसाइतों को कि आप सभी लोग सरेंडर कर दें तो जान बच जाएगी,
और सजाएं भी माफ हो जाएंगी। इधर चेतावनी का दौर और उधर विरसाइतों के द्वारा डोम्बारी पहाड़ी से ये कहा जाता है कि अंग्रेजों तुम अपने देश चले जाओ। या मार्क करेंगे इतिहास को, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कब दिया गया था? 1942 में। इतिहास के जो भी विद्यार्थी यह जानते हैं कि अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा 1942 में दिया जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया। लेकिन ये विरसा ही थे जिन्होंने 1899 के बाद से ही वो नारा दिया और 8 फरवरी 1900 को कहा अंग्रेजों तुम अपने देश चले जाओ, हमारी जमीन को छोड़ दो। ये विरसा कहने वाले थे। दर्जनों महीने पहले ही, दर्जनों वर्षों पहले ही ये विरसा थे। और इसीलिए विरसा के उद्गुलान को 1942 के साथ भी जोड़ा जाता है। विरसा में जहां महात्मा गांधी के अंश मिलते हैं, वहीं शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के भी अंश मिलते हैं। आठ तारीख की पूरी रात गुजर जाती है, डोम्बारी पहाड़ी से न विरसाई हटते हैं न सेना हटती है, और 9 फरवरी 1900 ईस्वी में अंग्रेजी फौज के द्वारा अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती है, तोप के गोले छोड़े जाते हैं, जिसमें 200 से अधिक मुंडा, नर नारी, बच्चे, बूढ़े वो लोग शहीद हो जाते हैं, तो वो लोग शहीद हो जाते हैं। लेकिन चारों तरफ घेराबंदी के बावजूद विरसा को गिरफ्तार नहीं हो पाते। और इस समय अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा मुंडा सरदारों को, चूंकि उनका ट्रेडिशनल जो प्रशासनिक व्यवस्था और अपनी व्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था रही है, मान की मुंडा प्रथा उनके अंदर था, जिनके माध्यम से ही वे सारे अपने विवादों को भी सुलझा लेते थे, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था कर लेते थे। उसको तहस-नहस अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया। तो अंग्रेजी हुकूमत बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए प्रलोभन भी लोगों को देना शुरू किया, जिसमें यह कहा गया कि जो बिरसा के बारे में जानकारी देगा उसको 500 रुपया, 500 रुपीज उस जमाने में 500 रुपया बहुत बड़ा इनाम था। 500 रुपीज दिए जाएंगे और उसको जमीन भी दिया जाएगा और उस पर अंग्रेजों का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये प्रलोभन दिया गया। और जैसा कि हम जानते हैं, विश्व का इतिहास बताता है कि कोई ना कोई गद्दार निकल ही आता है। और इसी में विरसा चारों तरफ जब गिरफ्तार करने के लिए तेज किया गया प्रयास, तो जगह जगह बना वो अपने शिविर को बदलते रहते थे और जगह जगह जंगलों में छिपे रहते थे। रात में निकलकर गांव में काम करते थे, लोगों को जगाते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, और दिन में वह छुपे रहते थे। तो फरवरी के अंतिम में बिरसा सेतरा के जंगल में सोए हुए थे रात्रि में, और मुखबिर के द्वारा उसके पहले कुछ मुंडा प्रधान, 32 लोगों का नाम आता है उसमें, 32 लोगों के द्वारा सरेंडर कर दिए थे
और अंग्रेजों को बिरसा के छुपने का स्थान की जानकारी दे दी गई थी। परिणाम हुआ कि बिरसा फरवरी के अंत में सेतरा जंगल से सोए में चुपके से गिरफ्तार कर दिया जाता है और उन्हें रांची जेल में रखा जाता है। उनके साथ ही साथ 492 लोगों को लगभग गिरफ्तार किया जाता है और ये कहा जाता है ना, अंग्रेज अपने आप को बहुत बड़े न्यायप्रिय अपने आप को कहते थे, लेकिन ये कानून में कहा जाता है, किसी भी देश का कानून है कि किसी पर भी यदि आप कोई मुकदमा चलाते हैं तो आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है, वकील के माध्यम से या और माध्यम से उसको भी अधिकार है। लेकिन यहां यह उल्लेखनीय है कि बिरसा और उनके 492 साथियों को जो गिरफ्तार किया गया, जिसमें गया मुंडा का नाम भी काफी चर्चित है, बिरसाइत के वह सेना नायक थे गया मुंडा। तो बिरसा और उनके फॉलोवर्स को अब उनके ऊपर जो राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, उसके बाद का पाठ है आज की परिस्थिति। बिरसा का जीवन संघर्ष में आज की परिस्थिति और हमारा फर्ज दोनों छुपा है। आज भी महादेव सर लिटरेचर लिखते हैं, उनको जानकारी होगी कि आज भी केंद्र सरकार के खिलाफ जो पत्रकार या जो लोग कड़े शब्दों में, मुखर शब्दों में लिखते हैं, बोलते हैं, उन पर राजद्रोह का मुकदमा आज लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है सरकार को, केंद्र सरकार। सैकड़ों लोग राजद्रोह के मुकदमे में जेल में आज बंद हैं। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी और मुझे कहने में ये कोई परेशानी नहीं है कि अंग्रेज भले ही वहां के थे और आज की सरकार भले ही भारतवर्ष की है, लेकिन दोनों में कोई बहुत अधिक फर्क नहीं दिखता है, फर्क नहीं दिखता है, इक्वल है। बिरसा पर मुकदमे चलते हैं राजद्रोह के, आदिवासियों को भड़काने का, और गया मुंडा जो सेना नायक थे, उनके पुत्र और लोगों को, कुछ लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती है, आजीवन कारावास बहुत सारे लोगों को दे दी जाती है, लेकिन यह आंदोलन मरता नहीं है। इसी बीच जेल के अंदर बिरसा का देहावसान आप लोग जानते होंगे कि मई में ये खबर जेल से निकलती है कि उनको हैजा हो गया, और उसके पहले बिरसा ने खाना खाने की अनिच्छा जाहिर की थी। बिरसा के द्वारा जो खाना बिरसा को दिया जाता था, वो खाना खाने की अनिच्छा जाहिर की थी। ये भी डॉक्यूमेंट में आया है सामने। मई महीने में जेल के अस्पताल के द्वारा घोषणा की जाती है कि उन्हें हैजा हो गया। मेरा प्रश्न यहां यह है कि जब 1890 में, 1895 में इस क्षेत्र में हैजा महामारी का रूप लिया था, तो उस समय बिरसा गांव-गांव घूमकर
उस बीमारी से लोगों को ठीक करने का प्रयास करते रहे, लोगों को जगाने का प्रयास करते रहे, स्वच्छता की बात करते रहे और कुरीतियों से मुक्ति पाने की बात करते रहे। उस बिरसा को जेल में और किसी को हैजा ना होना और बिरसा को ही हैजा हो जाना, यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और इसीलिए ये माना जाता है, हम जैसे इतिहास के विद्यार्थी तो निश्चित रूप से मानते हैं कि हैजा की बात अस्पताल, जेल के अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा ये फैलाना अपने गुनाहों को छुपाना था। एक्चुअली बिरसा पर दमन चक्र चलाए गए थे, उनके साथ काफी अत्याचार किया गया था और स्लो पॉइजन दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 9 जून 1900 में बिरसा भगवान, क्रांति दूत, युग पुरुष हमारे बीच से उठ गए। ये बिरसा की कहानी है और इस कहानी से, इस जीवन संघर्ष से यह बात बहुत स्पष्ट है कि जिस ढंग से हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा, हमारे समाज में जो बेहतर तालमेल था, भाईचारा का जीवन जीते थे, उसे अंग्रेजों के द्वारा तोड़ा गया। हमारी परंपराओं को तोड़कर, हमारी मान्यताओं को तोड़कर उसी ढंग से आज हमारे समाज में बड़े पैमाने पर विद्वेष पैदा किए जा रहे हैं, सत्ता के द्वारा, पावर के द्वारा। क्योंकि एक नियम है कि पावर में बने रहना है तो असली जो मूलभूत समस्या है उससे लोगों को डाइवर्ट करते, और इसलिए आज बड़े पैमाने पे दूसरे मुद्दों में भटकाया जाता है। और जो समस्या मूल रूप से है, आज भारतवर्ष में 75 वर्ष हो गए सरकार के द्वारा अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, लेकिन बेरोजगारी की क्या स्थिति है? 75 वर्ष में सबसे अधिक अनएम्प्लॉयमेंट यदि किसी समय है तो वह आज के दौर में है, और वो विस्फोटक रूप लेता जा रहा है। और हद तो तब हो जाती है कि यहां बड़े बड़े माफिया पैदा हो गए हैं पेपर लीक करने वालों के, जिसमें न केवल नौकरशाह बल्कि सत्ता पक्ष के लोग भी मिले रहते हैं। बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, ईमानदारी से एग्जाम देते हैं, और रिजल्ट की जब बारी आता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। वो झारखंड भी देख लीजिए या बंगाल देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, विभिन्न राज्यों में ये देखने को मिलेगा, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में। दूसरी बात कि जो बड़े बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट के जगह थे पब्लिक सेक्टर, वो पब्लिक सेक्टर समाप्त कर दिए जा रहे हैं। बेचा जा रहा है किसे? एक इंडिविजुअल में। कैपिटलिस्ट एक क्लास होता है, पूंजीपति वर्ग होता है, लेकिन चुनिंदे पूंजीपति वर्ग के लोगों को 1 रुपए में हजारों एकड़ जमीन, और वो जमीन किसकी रहती है? गरीबों की रहती है, आदिवासियों की रहती है, दलितों की रहती है, पिछड़ों की रहती है। उनके हजारों एकड़ जमीन उन्हें दे दिया जाता है, चाहे देश का कोई भी राज्य हो। उनकी सरकार रहनी चाहिए राज्यों में, केंद्र में है। तो पब्लिक सेक्टर, चाहे वह सेल हो, भेल हो, एयरपोर्ट हो या अन्य रेल हो, ये तमाम प्राइवेट सेक्टर में चले जा रहे हैं, इंडिविजुअल के बीच चले जा रहे हैं।
तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा कहाँ, नौकरी मिलेगी कहाँ। तो इसलिए बिरसा और बिरसाइतों को अपने समय में तत्कालीन परिस्थितियों के समय, तत्कालीन सवालों पर जो उन्होंने विद्रोही रूप अख्तियार किया, जो विरोध किया, सशक्त विद्रोह किया, अंग्रेजों को विवश किया मानने का के लिए, और उसी का परिणाम था कि 1908 का छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट आया। 1908 में जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम आया है, जिसमें आदिवासियों की जमीन की हिफाजत की जा सके, वो बिरसा के आंदोलन के परिणाम से। तो आज यह स्पष्ट है कि जो तत्कालीन परिस्थिति है, इस तत्कालीन परिस्थिति में, आज की परिस्थिति में एकमात्र नारा ही है, संघर्ष हमारा नारा ही है। हमारा नारा संघर्ष होना चाहिए, बिना मांगे कुछ भी नहीं मिलना है। मांगते हैं भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। ये राष्ट्रपिता बापू ने भी इस सवाल को उठाया था, लेकिन बापू को भी असहयोग आंदोलन चलाना पड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। महात्मा गांधी को भी 1942 में आकर क्विट इंडिया मूवमेंट और अहिंसा हिंसा दोनों का प्रयोग करना, तब जाके आजादी मिली। और एक तरफ अहिंसात्मक आंदोलन का दौर था, तो दूसरे तरफ हिंसात्मक आंदोलन का दौर था 1905 से। चाहे लाल बाल पाल की बात ले, या आगे चलकर 1920 के बाद शहीद आजम भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव का इतिहास ले, इन क्रांतिकारियों का, तो अंग्रेज यूं ही नहीं भागे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आज पैसिव स्ट्रगल, सक्रिय मूवमेंट, यही हमारा फर्ज होना चाहिए और यही हमारा संघर्ष होना चाहिए, जो नारा होना चाहिए कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। धन्यवाद।